नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पांचवी क्लास जो हमारी होगी, जिसका नाम हमारा है मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसा कि नाम से ही सभी लोगों को स्पष्ट है, सभी लोगों को आइडिया लग गया होगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार की बात करें तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मूल अधिकार से सवाल ना पूछे जाते। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में मूल अधिकार से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यानी कि आज की जो हमारी क्लास होगी, हम इस क्लास को इतना डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं कि मूल अधिकार से संबंधित सभी तथ्यों को आपको सामने रखेंगे। आप उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, जो चीजें आपको आती है उसको छोड़ दीजिएगा, जो आपको लगे कि हाँ मुझे ये नया सीखने को मिला उसको आप नोट करिएगा। एक पेन और एक रफ आप जरूर रखिएगा अपने पास। कुछ चीजें आप जान लेंगे। हम लोग मूल अधिकार से पहले अभी तक संविधान सभा की, उसके बाद बात करें तो प्रस्तावना की, संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत या उपबंध जो है, कौन से देश से किन किन प्रावधानों को लिया गया भारतीय संविधान में। उसके बाद हम लोगों ने भारतीय संविधान की नागरिकता भाग 1 के अंतर्गत, भाग 2 के अंतर्गत और उससे पूर्व हम लोगों ने अध्ययन किया था भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 आर्टिकल देखे थे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। उसके बाद हमने देखा भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का अध्ययन करते हैं। आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधान किया गया मूल अधिकार, और जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के मध्य में मूल अधिकारों के उपबंध की बात की गई है, अर्थात मूल अधिकारों के प्रावधान का उल्लेख किया हुआ है। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हमें मूल अधिकार पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि मूल अधिकार क्या होता है और मूल अधिकारों की जरूरत क्यों है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, मूल अधिकार वो होते हैं जो किसी राज्य के नागरिकों को उनके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या क्या मूल अधिकार होते हैं? नागरिकों या व्यक्तियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, और आपका हो जाएगा आध्यात्मिक या भौतिक विकास के लिए आवश्यक। विकास के लिए क्या हो? आवश्यक हो। अर्थात ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, विकास के लिए आवश्यक हो, उनको क्या कहते हैं? तो उनको मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार आपका हो गया। मूल अधिकार के संवैधानिक उपबंध की अगर हम बात करें, संविधान में इसका उल्लेख कहां हुआ है? मूल अधिकार के संवैधानिक उपबंध पर अगर हम नजर रखें तो भारतीय संविधान में उसका उल्लेख कहां हुआ है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में। सबसे पहले आप जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और भाग 3 में भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। दूसरी अगर हम बात करें, इसका कहां से ग्रहण किया गया या उसका उपबंध जो है वो कहां से किया गया, कहां से लिया गया मूल अधिकार?
तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो इसको कहां से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तीसरी अगर हम संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत हम देखेंगे तो तीसरा क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों के प्रकार की अगर हम बात करें, मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, मूल अधिकार जो है वो कितने प्रकार के हैं टोटल, मूल अधिकारों के प्रकार। तो ध्यान रखेंगे प्रारंभ में अर्थात जब संविधान बना तो मूल अधिकारों के जो प्रकार थे वो कितने थे, तो टोटल 7 प्रकार थे। किंतु वर्तमान में जो है मूल अधिकारों के टोटल कितने प्रकार बचे हैं, तो वर्तमान में टोटल 6 प्रकार है। वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो 6 प्रकार के हैं। क्योंकि संपत्ति का, यहीं पे जान लेंगे, एक प्रकार था संपत्ति का मूल अधिकार। क्या था, संपत्ति का मूल अधिकार, और ये कहा था, तो आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का मूल अधिकार, और किसमें था, तो 19F में था, 19 फर्स्ट के एफ में था, और आर्टिकल 31 में था संपत्ति का मूल अधिकार। इसे वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978, ध्यान रखेंगे आपसे कई बार पूछा हुआ है किसके तहत, तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, तो इसे वर्तमान में मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के कहां ले गया, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 300 के कामे, अनुच्छेद 300 के कामे वर्तमान में ले जाके रखा गया है। और कौन से भाग में, तो भाग 12 में। ध्यान रखेंगे ये भी आपसे पूछा है कि वर्तमान में जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के कहां ले जाके रखा गया, तो आपका अनुच्छेद 300 के कामे और भाग 12 में आता है। और अब ये मूल अधिकार ना रह के किस प्रकार का अधिकार हो गया है, तो ये कानूनी अथवा विधिक अधिकार हो गया है। कौन सा हो जाएगा आपका, तो कानूनी अथवा विधिक अधिकार, अर्थात संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार ना हो कि किस प्रकार का अधिकार है, तो कानूनी अथवा विधिक अधिकार के रूप में इसे वर्तमान में दर्जा दिया गया। वर्तमान में ये कहां है, तो अनुच्छेद 300 के का में प्रावधान किया गया। पहले कहा था, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 फर्स्ट के एफ में था। ये क्या था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये आपने देखा मूल अधिकार क्या होता है, उसके संवैधानिक उपबंध को आपने देखा, ठीक है। अब हम मूल अधिकारों के प्रकार का थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। मूल अधिकार कौन कौन से प्रकार उसके हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। मूल अधिकारों के प्रकार। मूल अधिकारों के प्रकार, तो जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया, प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के टाइम पे मूल अधिकार कितने थे, तो टोटल 7 प्रकार थे। वर्तमान में कितने बचे हैं मूल अधिकार, तो वर्तमान में मूल अधिकारों के जो प्रकार है वो टोटल 6 है। क्योंकि संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वर्तमान में क्या कर दिया गया, तो संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार ना होकर विधिक या कानूनी अधिकार है। तो सर्वप्रथम बात करें मूल अधिकारों के प्रकार के अंतर्गत, पहला प्रकार का जो हमारा अधिकार है वो हमारा हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टोटल 5 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं।
क्योंकि आपको क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर अनुच्छेदों की हम बात करें तो कौन कौन से आते हैं, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक का जो उपबंध है, अनुच्छेद 14 से के 18 तक का जो हम अनुच्छेद का उपबंधों को पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आती है, तो आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत। देखने में लगता है कि 14 4 18, इसलिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन टोटल इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 14 भी स्वयं आता है, 15 भी आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, टोटल 5 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से, तो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक का हम अध्ययन करने वाले किसके अंतर्गत, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के अंतर्गत हम लोगों ने बात करेंगे, तो हमारा पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हमारा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग कितने आर्टिकल का अध्ययन करने वाले हैं, तो टोटल 4 आर्टिकल का। कौन कौन से, तो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख किसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, तो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा हमारा देखेंगे, आपका सबसे पहले हो गया समानता का अधिकार, उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, और तीसरा हमारा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके अंतर्गत हम किन किन अनुच्छेदों का अध्ययन करने वाले हैं, तो मुख्य रूप से 2 अनुच्छेद। कौन कौन से, तो आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 मुख्य रूप से 2 अनुच्छेदों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। चौथा हम देखेंगे, चौथा हमारा कौन सा अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हमारा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम लोग 4 आर्टिकल का अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन से, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक का हम जो अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 4 अनुच्छेदों का अध्ययन करने वाले हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। उसके बाद हमारा हो जाएगा 5वां प्रकार, अधिकारों के अंतर्गत, मूल अधिकारों के अंतर्गत 5वां प्रकार हमारा हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ध्यान रखेंगे, ये विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा और संस्कृति की बात की गई है इसमें। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, मुख्य रूप से आपका 2 अनुच्छेद 2 आर्टिकल आएगा। और कौन कौन सा, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6वां, और 6वें में बात की गई है संवैधानिक उपचार का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, एकमात्र आर्टिकल किसमें, तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हो गए। और 7वां प्रकार का जो मूल अधिकार प्रारंभ में था, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया, वो कौन सा था, तो संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार। और इसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो भारतीय संविधान के मुख्य रूप से 2 आर्टिकल, कौन कौन से, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 31 और हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के यफ में प्रावधान किया गया था संपत्ति के मूल अधिकार की, जिसकी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया है, तो इसे समाप्त कर दिया गया है। अब यह क्या हो गया है, अब यह संपत्ति का जो अधिकार है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के काम में, अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। और किन प्रावधान के रूप में, तो ये मूल अधिकार ना होके इसे प्रदान किया गया है कानूनी व विधिक अधिकार के रूप में। संपत्ति का मूल अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार ना होके विधिक या कानूनी अधिकार हो गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के काम में। अगर भाग की बात करें तो भाग 12 में रखा गया। ठीक है, तो ये आपने देखा वर्तमान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार वर्तमान में समाप्त हो चुका है, कब, 1978 में समाप्त हो चुका। कौन कौन से अगर बात करें मूल अधिकारों के प्रकार, तो समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम 5 प्रकार के अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। और वो कौन कौन से, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17 और 18। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 का अध्ययन करने वाले हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो 25 से लेकर 28 तक हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है और अनुच्छेद 29 और 30 में प्रावधान है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत एकमात्र अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने देखा मूल अधिकारों के प्रकार। अब कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, आपने मूल अधिकारों के अंतर्गत पढ़ाई कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो मूल अधिकार है। और इसके अंतर्गत आपने ना तो आर्टिकल 12 देखा, ना आर्टिकल 13 देखा, ना आर्टिकल आपने 35 देखा, ना आर्टिकल 34 देखा और ना आर्टिकल 35 देखा। इसमें इन आर्टिकलों को आपने नहीं देखा। तो ध्यान रखेंगे मूल अधिकार की अगर बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध है, तो राज्य के विरुद्ध जनता को प्राप्त अधिकार जो है वो मूल अधिकार है। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है मूल अधिकार। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आपको किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12। ठीक है, अब मैं बोला आपको मूल अधिकार जो है वो वाद योग है, अर्थात यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां, तो आप सीधे सीधे न्यायालय जा सकते हैं। अर्थात मूल अधिकार क्या है, वाद योग है। तो मूल अधिकारों के हनन पे न्यायालय जा सकते हैं, उसका उल्लेख कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 13 में किया गया है। ऐसे ही आपका अनुच्छेद 33, 34, 35 है। तो ध्यान रखेंगे मूल अधिकारों के प्रावधान के या प्रकारों की अगर बात करें तो 14 से लेकर 32 तक मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। और उसके बाद आपका अनुच्छेद 12, 13 और अनुच्छेद 33, 34, 35 जो है वो मूल अधिकारों के संरक्षण या मूल अधिकारों से संबंधित अन्य तथ्यों का प्रावधान प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो हमने मूल अधिकारों के प्रकार देखे। अब हम लोग कोशिश करेंगे एक एक मूल अधिकार और उससे संबंधित जितने भी तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, उन सारे तथ्यों को हम अध्ययन करें। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में प्रावधान किया गया है मूल अधिकार किसके विरुद्ध है, तो राज्य के विरुद्ध है।
अर्थात राज्य की परिभाषा की बात की गई है। मूल अधिकार में किसकी बात की गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अर्थात राज्य क्या है? सर्वप्रथम यह जानेंगे कि मूल अधिकारों की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? राज्य की परिभाषा से। संविधान निर्माताओं द्वारा मूल अधिकार की शुरुआत जो राज्य की परिभाषा से की गई, क्यों की गई? क्योंकि मूल अधिकार है वो जनता के अधिकार और राज्य के विरुद्ध है, तो जिसके विरुद्ध है उसको जानना जरूरत है। ठीक है, उसको जानना इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ऐसी बात की गई है आर्टिकल 13। तो जिसके विरुद्ध आप न्यायालय जा सकते हैं राज्य के विरुद्ध, उस राज्य में कौन कौन से लोग शामिल हैं यह जानना जरूरत है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर बात करें राज्य की परिभाषा अर्थात राज्य क्या, अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तो कार्यकारी एवं विधायी अंग। कार्यकारी एवं विधायी अंग किसके? तो संघ सरकार। संघ सरकार के प्लस भारतीय संसद। ये केंद्र स्तर पे हो गया। कार्यकारी एवं विधायी अंग संघ सरकार की जब हम बात करेंगे तो संघ सरकार के अंतर्गत सारी सरकार से सम्मिलित लोग और जो पदाधिकारी है वो सारे लोग आ जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल हो जाएंगे, तो संघ सरकार के अंतर्गत आपने देखा। अब हम देखेंगे राज्य सरकार के अंतर्गत। तो राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार के विधायी अंगों को राज्य सरकार के अंतर्गत विधायी अंग, विधायी अंगों को प्रभावी, विधायी अंगों को प्रभावी बनाने वाली सरकार प्लस कौन शामिल होगा इसमें? तो राज्य विधानमंडल शामिल होगा। प्लस कौन होगा? तो राज्य विधानमंडल। इसके बाद तीसरा इसमें कौन से शामिल होंगे? तो स्थानीय निकाय। कौन शामिल होगा? तो स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका, पंचायत, नगर पालिका, पंचायत, ग्राम पंचायत आदि लिख सकते हैं। और एक और अगर हम मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे चौथा, तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? तो आपका उस निकाय या एजेंसी, मान के चलिए कोई एजेंसी जो बतौर राज्य के संस्था के रूप में कार्य करते हो। सभी लोग ध्यान रखेंगे राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में, मूल अधिकारों के पहले आर्टिकल अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। और राज्य में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो कार्यकारी व विधायी अंगों को प्रभावी बनाने वाली संघ सरकार और भारतीय संसद। दूसरा अगर बात करें तो विधायी अंगों को प्रभावी बनाने वाली राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। स्थानीय निकायों के अंतर्गत नगर पालिका और पंचायतें हो जाएंगी। और कोई ऐसी एजेंसी जो राज्य के संस्था के रूप में कार्य करती हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको राज्य कहेंगे। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वो आएंगे। और इनमें से किसी के द्वारा अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हैं? तो आप न्यायालय जा सकते हैं। और इसकी बात की गई है आर्टिकल 13 में। तो आपने देखा अनुच्छेद 12। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, अगर एग्जाम की दृष्टि से बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों का सबसे कमजोर पॉइंट जो है अनुच्छेद 13 है।
अनुच्छेद 13 आप ध्यान रखेंगे, आप 10 मिनट दीजिएगा अनुच्छेद 13 में, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद बनाम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। भारत संघ 1951। उसके बाद आपका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। और ये कब आया, तो ये आया 1965। ठीक है। उसके बाद आपका देखेंगे कि 24वां संविधान संशोधन आएगा। संविधान संशोधन 1971। इसके बाद इससे संबंधित और कौन से तथ्य हैं, तो केशवानंद भारतीवाद, ये कब आया, तो 1973। इसके बाद आप देखेंगे केशवानंद भारती हो गया। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा केशवानंद भारतीवाद के बाद कौन सा आएगा, तो आपका आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976। इसके बाद संबंध अगर बात करें तो मिनर्वा मिल्स, 42वां संविधान संशोधन के बाद क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। उन्नीस सौ 1980। ये सारे वाद आपके एग्जाम में, आप सभी लोगों को अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम कोई भी देखा होगा तो उसको आइडिया लग गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको समझ में नहीं। इन सारे तथ्यों का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ठीक है। क्योंकि अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में किस चीज की बात की गई है, डायरेक्ट लिखते हैं अनुच्छेद 13। और इसमें किस चीज की बात की गई है, तो मूल अधिकारों के असंगत मूल अधिकारों के असंगत व उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां, व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में आपने देखा क्या, राज्य की परिभाषा देखा। अनुच्छेद 13 में किन चीजों का प्रावधान है, तो मूल अधिकारों के असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बात की गई है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 में प्रावधान है आर्टिकल 13(1) का। दूसरा हम आर्टिकल 13(2) पढ़ेंगे, फिर हम लोग आर्टिकल 13(3) पढ़ेंगे और आर्टिकल 13(4) पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 13(4) इनका हमें सभी लोग ध्यान रखेंगे, इनका हमें जानकारी इसलिए जरूरी है, अगर यूपी पीसीएस एग्जाम की बात करें
तो इन टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें से इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आर्टिकल 13(1) में बात की गई है मूल अधिकारों की असंगत व उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां, अर्थात ऐसी कोई विधि या कानून जो मूल अधिकारों के असंगत, ठीक है, मूल अधिकारों के असंगत हो या मूल अधिकारों को क्या करती है, मूल अधिकारों को कम करती है, उन विधियों को क्या किया जाएगा, उनका क्या हिसाब होगा, उनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 13 में कहा गया कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो यानी कि आर्टिकल 13 में बात की गई संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों की। संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों की बात की गई, और 13(2) में बात की गई है संविधान के लागू होने के बाद की विधियों, बाद की विधि की बात की गई। आर्टिकल 13(1) में कहा गया कि यदि कोई ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के पूर्व की है और अगर वो मूल अधिकारों के असंगत या मूल अधिकारों को कम करती है तो वह क्या होगी, वह विधि उस मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। पहला ध्यान रखेंगे, संविधान के लागू होने की पूर्व की कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है या मूल अधिकारों को क्या करती है, कम करती है, तो वो उस मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। दूसरी बात करें, संविधान के लागू होने के पश्चात यदि भारत की विधायी यानी कि संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून या विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों के असंगत है या मूल अधिकारों को कम करती है, तो वो उस मात्रा तक क्या होगी, तो वो भी आपकी शून्य होगी। ठीक, दो चीजें बात की गई आर्टिकल 13 में। और तीसरा बात किया गया क्या, आर्टिकल 13(3) में कहा गया कि जो हम विधि की बात कर रहे हैं बार बार, ये विधि क्या है, इसमें किन किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा, यानी कि आर्टिकल 13(3) में किसकी बात की गई है, तो विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा क्या होगी, अर्थात विधि में किन किन तथ्यों को हम शामिल करेंगे। तो इसमें बात की गई है कि विधि के अंतर्गत कोई भी आदेश अध्यादेश, कोई भी आदेश अध्यादेश, उसके बाद कोई भी विधि या कानून आदि लिख देते हैं, विधि कानून आदि जो है ये सारे किसमें आएंगे, विधि के अंतर्गत आएंगे। अर्थात ना कोई आदेश जारी किया जा सकता है जो मूल अधिकारों को हनन या कम करता हो, ना कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है जो मूल अधिकारों को कम करता हो या उनका हनन करता हो, ना कोई ऐसी विधि बनाई जा सकती है संसद के द्वारा जो मूल अधिकारों को कम कर सके। अब ये तीन चीजों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया, मूल संविधान। किंतु क्या हुआ, मूल अधिकारों में बात यह हुई कि क्या संविधान, क्या संसद मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या उसे घटा बढ़ा सकती है या नहीं, यह मामला उठा। ठीक है, तो इस मामले की अगर बात करें तो यह मामला सर्वप्रथम कब उठा, 1951 में। और कौन सा मामला आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। और इसमें कहा गया क्या कि अगर भारत की संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, और किस अधिकार के तहत, तो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो आर्टिकल 368 में प्राप्त की गई। ठीक है, आर्टिकल 368 में प्राप्त की गई है। और इसमें कहा गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में कि भारत की संसद आर्टिकल 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि संविधान निर्माता ये जो विधि बनाने के शून्य घोषित करने की बात की, ये आर्टिकल 368 के तहत शून्य की बात नहीं की गई। ठीक है, तो पहला आपका हो गया कि संशोधन किया जा सकता है, कब, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। फिर मामला और आया, फिर आपका मामला आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965।
और इसमें भी क्या कहा गया कि 1965 में कि संसद क्या कर सकती है, तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी कि इसमें भी किए जा सकती है, इसमें भी की जा सकती है। अब इसी के बाद एक मामला आता है सज्जन सिंह के बाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। 1967 ध्यान रखिए, 1965 में आया था, 1951 में आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। डेट आप याद रखिए 1951, और क्या हुआ, तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है 368 के तहत। इसमें सज्जन सिंह बनाम भारत संघ राजस्थान राज्य में क्या हुआ, तो इसमें भी कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किस आर्टिकल के तहत, 368 के तहत। फिर आपका आता है तीसरा, एक आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब मामला और गहरा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान रखेंगे, ये मामला अगर हम आपको पूरा बताएंगे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आपको उतनी समझ के लिए बता रहे हैं जितने से आपका क्वेश्चन बन जाए, आपका काम हो जाए, ठीक है। तो तीसरा आपका मामला आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में, और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा कहा जा सकता है कि संसद मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, और अगर बनाएगा तो वह क्या होगी, वह शून्य, ठीक है। अब क्या हुआ, माननीय संसद यानी कि माननीय न्यायालय और संसद यानी कि राज्य विधान यानी कि संघ की जो विधायी सरकार है, यानी कि संसद प्लस न्यायालय, संसद प्लस न्यायालय में एक द्वंद्व यानी कि लड़ाई शुरू होती है। कैसी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा क्या आदेश दिया गया कि 1967 में कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, आर्टिकल 368 के तहत भी उसे यह छूट नहीं प्रदान की गई है, क्योंकि आर्टिकल 13(2)(1) और 13(2) में इस बात जो बात की गई है वो आर्टिकल 368 के तहत छूट प्रदान नहीं की गई है, अर्थात संशोधन नहीं कर सकती। अब यानी कि संसद के पास शक्तियों का क्या हुआ, अभाव हो गया, यानी कि संसद अब संविधान में यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होता है, संसद में एक आता है 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। भारत की संसद स्वयं एक संविधान लेके आती है 24वां संविधान संशोधन 1971, और इसमें क्या करती है, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13(4) जोड़ा जाता। अभी मैंने आपको 13(4) नहीं बताया, 13(4) मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि ये कब जोड़ा गया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या जोड़ा गया, तो 13(4) जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 13(4) इसको मिटा रहे हैं हम, तेरह चार में कहा गया कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत पारित विधियां के तहत पारित विधियां 13(2) की विधि में शामिल नहीं है। अर्थात क्या हुआ, भारत की संसद द्वारा न्यायालय के निर्णय को सीधा सीधा पलट दिया गया। क्या कहा गया, 13(2) में कहा गया है संविधान के लागू होने के बाद की विधि की बात की गई कि अर्थात संविधान के लागू होने के बाद संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को क्या करती हो, कम करती हो या उनके असंगत हो, यानी कि मूल अधिकारों के समर्थक ना हो, ठीक है। और कब जोड़ा गया, तो आर्टिकल 13(2) में बात की गई है, और 13(2) को क्या किया गया, तो कहा गया संसद द्वारा क्या, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा
13(4) जोड़ा गया और क्या कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित विधियां 13(2) की विधि में शामिल नहीं है, अर्थात ये अलग है। 368 के तहत हम मूल अधिकारों में संशोधन करते हैं। अब क्या हुआ, अभी तक क्या क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की थी गोलकनाथ मामले 1967 में, किंतु 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद क्या करती है, मूल अधिकारों में दोबारा संशोधन की शक्ति प्राप्त कर ली थी। कैसे, तो 300 आपका हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा आर्टिकल 368 के तहत एक विधि पारित करके 13(2) यानी कि 13(4) जोड़। अब फिर से आएगा मामला कौन सा, केशवानंद भारती मामला, ये 1971 में हुआ। अब आएगा 1973 में दोबारा आ गया केशवानंद भारती वाद 1973। अब फिर क्या करेगी संसद, संसद तो अभी तक अपने परिवर्तन कर लिए अपने हिसाब से। अब इस परिवर्तन को चैलेंज किए कौन, केशवानंद भारती वाद 1973 में चैलेंज किया गया। और इसमें न्यायालय की कौन से निर्णय आया, इसी में न्यायालय केशवानंद भारती वाद में न्यायालय का कौन सा निर्णय आया, तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। दूसरी बात क्या कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, किंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अर्थात क्या कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचा जो है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या होगा, इसको निर्धारित कौन करेगा, तो इसको निर्धारित करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, जब 1900 केशवानंद भारती वाद 1973 के अंतर्गत फिर से न्यायालय क्या हुआ, अपने आप को बड़ा साबित किया। यानी कि न्यायालय क्या किया, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को जो आर्टिकल 13(4) में जोड़ा गया था संसद द्वारा, उसको मान लिया गया, किंतु एक नया अध्याय जोड़ा, क्या, मूल ढांचे का सिद्धांत। किसमें जोड़ा, तो केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा ठीक है आप संशोधन कर सकते हैं, किंतु संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, और मूल ढांचा क्या है उसको हम बताएंगे। माननीय न्यायालय बोला कि हम बताएंगे, यानी कि माननीय न्यायालय बताएगा। अब फिर क्या हुआ, 1973 में आया, फिर सरकार को, भारत की सरकार को लगा कि फिर हमारी हार हुई, अर्थात हम फिर संशोधन नहीं कर सकते, या संशोधन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। अब फिर सरकार क्या करती है, सरकार करती है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत क्या करती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 जिसमें प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन का, और इसमें जोड़ती है 368 के 4 और आर्टिकल 368 में 5, 368 क्लास 4 और 368 क्लास 5 को जोड़ती है। और क्या कहती है, कहती है 368 क्लास 4 में कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की पूर्ण शक्ति या असीमित शक्ति प्राप्त है, और आर्टिकल 5 में कहती है कि संसद के द्वारा मूल अधिकारों में किए गए संशोधन की कोई न्यायिक जांच नहीं हो सकती। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पावर को खत्म कर, कि संसद के द्वारा मूल अधिकारों में किए गए किसी भी संशोधन की कोई न्यायिक जांच नहीं होगी, और संसद को मूल अधिकारों में क्या क्या असीमित शक्ति प्राप्त है संशोधन करने। ठीक है, संसद ने 368 और कौन से, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ दी 368। उसके बाद फिर मामला गरमाया और फिर मामला गया कोर्ट, और कोर्ट में कौन, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ये कब से चल रहा है, 1951 से चल रहा है, 1980 पहुंच गया ये वाद। 1980 में गया मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ का मामला, और 1980 में फिर से सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ठीक है, आपको मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान निर्माताओं द्वारा मूल अधिकार या भारतीय संविधान के रक्षा का दायित्व जो है वो माननीय न्यायालय को सौंपी, और माननीय न्यायालय इस आधार पे आपके किसी भी संशोधन को क्या कर सकती है, आपके किसी भी संशोधन की न्यायिक जांच या न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। और क्या, इसी निर्णय के बाद इनके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 368 का 4 और 368 का 5 जो जोड़ा गया था, इसको क्या की न्यायालय की खत्म कर दी। और वर्तमान की स्थिति भी यही है
कौन सा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले, जिसमें बात की गई है कि संसद मूल अधिकार या संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अर्थात संसद कोई ऐसी विधि अगर बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे या संविधान के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन या न्यायिक रूप से जांच माननीय न्यायालय कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान के संरक्षक के रूप में या संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे सौंपा है? तो न्यायालय को सौंपा है। तो ये था आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लगे होगा कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत पहला आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, डेट याद रखिएगा क्रम से, सज्जन सिंह बनाम भारत राजस्थान राज्य 1965, 24वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973, 42वां संविधान संशोधन 1976, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। 13 के अंतर्गत आपने देखा, 13 फर्स्ट में था संविधान के लागू होने की पूर्व की विधियों के बारे में, 13 सेकंड में था संविधान के लागू होने के बाद की विधियां, 13 थर्ड में था विधि की परिभाषा, और 13 फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पे क्या था? अनुच्छेद 368 के तहत पारित विधियां 13 दो में विधि में शामिल नहीं है, ये वर्तमान में भी सही है। अर्थात क्या? जो आर्टिकल 13 दो में कहा गया है संविधान के बाद भारतीय संविधान यानी कि भारत की संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो संविधान के मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट 13(4) में कहा गया ठीक है विधि बना सकती है 368 के तहत, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करेगी। वर्तमान में भी क्या है? तो संसद मूल अधिकारों के संबंध में कानून या विधि बनाने की संसद को शक्ति प्राप्त है। तो ये हमारा हो गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13। ये दो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 12 और उसके बाद अनुच्छेद 13। ज्यादातर लोगों को अनुच्छेद 13 नहीं समझ में आती। पीसीएस एग्जाम में अनुच्छेद 13 से अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे जरूर पूछे जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 13 में कहीं भी ये नहीं लिखा, ठीक है, सीधा सीधा नहीं लिखा, लेकिन इसी अनुच्छेद 13 के तहत माननीय न्यायालय को मूल अधिकारों के असंगत व उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों की जांच करके उसे उस मात्रा तक समाप्त करने का दायित्व किसे प्रदान किया गया है? तो माननीय न्यायालय को प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 13। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो अब हम संविधान के प्रकारों के रूप में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से 5 आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक का अध्ययन करने वाले हैं। बात करें समानता के अधिकार के अंतर्गत तो सर्वप्रथम हम देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में बात की गई है समानता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समता योग्य विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। जब हम विधि के समक्ष समता की बात करेंगे तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। और विधियों के समान संरक्षण की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। पहला तो ये आपसे पूछता है। दूसरा, अगर अनुच्छेद 14 के बारे में बात करें तो विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ होता है इसको देखेंगे। तो ये अगर होता है तो सभी के लिए एक समान, सभी एक समान, विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग एक समान है, किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। और विधियों का समान संरक्षण अर्थात जो विधि है वो सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू हो।
एक समान रूप से लागू। लगभग लगभग दोनों का अर्थ एक ही जैसा निकलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है, बस इतना कह सकते हैं, और ये थोड़ा सा निगेटिव वे में। बस 14 के तहत कुछ अन्य प्रावधान पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल 14 के तहत। पहला क्या अगर बात करें कि आर्टिकल 14 के तहत, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कुछ जैसे बोल दिया गया कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, अर्थात सभी लोग किसी कानून के समक्ष समान, किंतु इसके कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अपवाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा, पहला अपवाद हो जाएगा आर्टिकल 300 अनुच्छेद 361। 361 में किन चीजों का प्रावधान, तो राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान किया गया। आर्टिकल 361 हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 105, इसमें बात की गई है सांसदों के लिए विशेष प्रावधान। सांसदों के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 194। सारे आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। राज्य विधान मंडल यानी कि विधानसभा सदस्यों के लिए या विधायकों के लिए विशेष प्रावधान बात की गई है। और एक और अनुच्छेद हो जाएगा, कौन सा, अनुच्छेद 361 तक का। और इसमें किसकी बात की गई है, तो मीडिया के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। मीडिया के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जब कहा गया कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण होगा, अर्थात विधि के समक्ष सभी लोगों के साथ क्या होगा, एक समान व्यवहार किया जाएगा, तो इन लोगों को विशेष प्रावधान दिया गया है कुछ, इसलिए इनको क्या कहा गया, तो इनको अपवाद कहा गया। ये कुछ अपवाद है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 361 के तहत किसको विशेष प्रावधान किया गया है, विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को। 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 194 के तहत विधायकों को विशेषाधिकार, और आर्टिकल 361 के का के तहत किसको, तो मीडिया के लिए कुछ विशेषाधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। क्या आपको मैं सिर्फ यही लिखा देता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, और पहुंच जाता अनुच्छेद 15। किंतु इससे आपका काम नहीं होना था। 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछा जाता है, और हमारा लक्ष्य यह है कि अगर हमारी क्लास आप ले रहे हैं तो आपको कम से कम 10 में से 9 तो कम से कम आपको सही हो जाए। 9 क्वेश्चन का आपको कम से कम नॉलेज हो, कोशिश हमारी रहेगी कि 10 में 10। ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 में किन किन तत्वों को देखा, इन सारे तत्वों को देखा। मुख्य रूप से ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। दूसरा, आपका विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है 2-4 बार। तो विधियों का समान संरक्षण आपका यूएसए से लिया गया। विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है, तो विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष एक समान, सभी एक समान, विधियों का समान संरक्षण, अर्थात कोई नियम या कानून है वो सभी लोगों पे समान रूप से लागू होगा, एक समान लागू होगा, उसका अर्थ ये होगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14। अब हम अध्ययन करने वाले हैं आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में अगर हम बात करें तो कुछ 5 बिंदुएं दी हुई हैं। उन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे
क्वेश्चन आपके वहीं से पुटअप होता है। अनुच्छेद 15 में 5 बिंदु कौन सा है? तो धर्म, मूल वंश, धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, उसके बाद आपका जाति हो गया, लिंग हो गया, धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, और आपका क्या हो गया? जन्म स्थान। जन्म स्थान कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 तथ्यों के आधार पे विभेद का प्रतिषेध करता है। विभेद या कोई भेदभाव का प्रतिषेध यानी कि मना करता है, ठीक है, प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 15। अब सभी लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 के तहत क्या होगा? इसके तहत मुख्य रूप से हम 5 बिंदुओं को समझेंगे। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(5) और 15(6), ठीक है। इन सारे तत्वों को आप जानकारी होनी चाहिए आपको। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के कौन कौन से? तो 5 आधार। कितने आधारों पे भेद से मना करता है आर्टिकल 15? तो 5 आधार। कौन कौन से? तो धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे कोई किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 15 में बात की गई है। अब ध्यान रखेंगे, ये जो 15 बात की गई है, इसके आधार पे क्या बात की गई है? तो पहला आपका 15(1) हो जाएगा, और ये सारे जो तथ्य हैं इन आधारों पे भेदभाव को मना किया गया है। कौन सा? तो ये आपका 15(1) हो जाएगा। अब हम देखेंगे 15(2). 15(2) में अगर हम बात करें तो किस चीज का प्रावधान किया गया है? तो प्राइवेट कंपनियों, यानी कि 15(2) में बात की गई है सार्वजनिक स्थान पे भेदभाव से मना की गई है। पंद्रह दो बात की गई है सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव से मना की गई है। 15(2). 15(1) में इन 5 आधारों पे कहीं भी शिक्षा संस्थान या कहीं पे भी आपको भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव की अगर बात की गई है, मना की गई है, तो 15(2) में। 15(3) में बात की गई है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। किसके लिए? तो महिलाओं और बच्चों के लिए। महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। अर्थात 15(1) और 15(2) का क्या है? 15(3) आपका अपवाद हो जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या? कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। अब देखेंगे 15(4). और 15(4) किस बात की बात करता है? तो आरक्षण की बात करता है। और आरक्षण से संबंधित पहला वाद आपका हो जाएगा कौन सा? तो चंपकम, दोराई राजन मामला, उन्नीस सौ 1951। और ये जो मामला था ये आरक्षण से संबंधित पहला मामला था, ठीक है। आरक्षण से संबंधित पहला मामला था। इसके तहत क्या बात की गई है कि शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया। किसमें? तो आपका 15(4) हो जाएगा। 15(5) देखेंगे। 15(5) में बात की गई है, किन चीजों का प्रावधान किया गया है 15(5) में?
15(5) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। और हाल ही में 15(6) जोड़ा गया। कब जोड़ा गया 15(6)? तो आपका हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कितने 10% शैक्षणिक संस्थानों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये था आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो 5 आधारों पे अनुच्छेद 15 5 आधारों पे भेदभाव से मना करता है। कौन कौन से 5 आधार? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(1) में बात की गई। 15(2) में बात की गई है कि इन 5 आधारों पे सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, होटल हो गया, यहां पे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश या इनके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। कहां पे? तो सार्वजनिक स्थानों पे 15(2) हो जाएगा। फिर आएगा 15(3). 15(3) में बात की गई कि आपके महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें मातृत्व अवकाश की, अगर महिलाओं की बात आए, मातृत्व अवकाश अर्थात महिलाएं गर्भावस्था के दौरान, वो जब उनकी प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि 2 से 3 महीने की उनको छुट्टी लिया जा सकता है इस आधार पर। ठीक है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकता है। ऐसे ही 15(4) में आरक्षण की बात की गई। और किसके आरक्षण? तो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग जो है उनके आरक्षण की, ओबीसी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की गई। शिक्षण संस्थानों में क्या? तो आपके आरक्षण की बात की गई। और आरक्षण से संबंधित पहला मुकदमा आया कब? 1951 में, जिसका नाम है चंपकम दोराई राजन मामला बनाम 1951। चंपकम दोराई राजन मामला 1951 आया। ये ध्यान रखेंगे, ये आरक्षण से संबंधित पहला मुकदमा। ठीक है, तो 15 आपका 4 हो गया। उसके बाद आपने देखा 15(5) में पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। और 15(6) जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। और इसमें बात की गई कि आर्थिक रूप से जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी कि EWS जो है, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की बात की गई। तो ये था आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल टोटल 6 पार्ट है। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इन 6 टॉपिक का आपने डिटेल में अध्ययन कर लिया। केवल इसको आप नोट कर लीजिएगा इसमें क्या है। 15(2) में सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव, 15(3) में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, पहला 15(4) में शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान। और 15(5) में क्या है? तो OBC के लिए विशेष प्रावधान। और 15(6) में क्या है? तो EWS के लिए विशेष प्रावधान। बस इतना, बाकी इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 16। तो अभी तक हमने आर्टिकल 15 को एकदम डिटेल में कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में किन चीजों का प्रावधान है? तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 16 लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में भेदभाव से मना। और आर्टिकल 16(1) में क्या बात की गई है? आर्टिकल 16 के अंतर्गत भी हम लोग मुख्य रूप से 6 खंडों का अध्ययन करने वाले हैं। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16। 16 में बात की गई है कि लोक नियोजन में भेदभाव से मना करने की बात की गई है, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 16(1) में अगर बात करें तो राज्य के अधीन किसी भी लोक नियोजन यानी कि नौकरी में सभी लोगों को साथ समान व्यवहार किया जाएगा। 16(1). 16(2) कहा गया। अब 16(2) की अगर हम बात करेंगे तो 15 जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो 15 में मैंने 5 आधार बताया। कौन कौन सा? तो मैंने बताया आपको धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति, 5 आधार बताया था। इसमें 16 में 2 आधार और जोड़ेंगे। कौन कौन सा? तो पहला आपका वंशक्रम जुड़ जाएगा और निवास स्थान, यानी कि आर्टिकल 16 7 आधारों पे भेदभाव से मना करता है। और ये प्रावधान कहां है? तो आर्टिकल 16 के 2 में प्रावधान है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) कहता है कि ये जो 7 आधार दिए गए थे, इसमें से एक आधार को पकड़ता है। और कौन सा? निवास स्थान।
आर्टिकल 16(3) कहता है कि निवास स्थान से संबंधित अगर राज्य चाहे तो विधि या कानून बनाकर निवास स्थान से संबंधित शर्तें लागू कर सकता है, अर्थात निवास स्थान के आधार पे भेदभाव कर सकता है। ऐसा किसमें कहा गया? तो आर्टिकल 16(3). अब हम देखेंगे आर्टिकल 16(4), लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है? तो आर्टिकल 16(4) में। और ये जो आरक्षण होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए? किन आधारों पे? तो पहला काम ये होना चाहिए कि आप पिछड़ा हो, दूसरा आपकी जो है वो सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं आपके समाज का, ये दो आधार बात की गई। और इसी आधार पे पिछड़ा हो, तो पिछड़ा हो कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए एक कमेटी बनी, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। और कब बनी? तो 1955 में। इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की, इसीलिए इसे कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 में, काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए काका कालेलकर या कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 16(4) से संबंधित है। 16(4) नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। 16(4), ठीक है। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना, उसके आयोग की जो रिपोर्ट आई उसको माननीय न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है कब? 1979 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं बीपी मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट कब दिया? तो अपनी रिपोर्ट 80-82 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया, और उस आधार पर बात की गई पिछड़ा कौन होगा, ठीक है, पिछड़ा कौन होगा। अब आपका ये तो निर्धारित हो गया 16(4) के तहत नौकरियों में आरक्षण। फिर जोड़ा गया 16(4)(a), और 16(4)(a) में बात की गई एससी और एसटी के जो लोग हैं नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन से संबंधित आरक्षण की बात की गई। किसमें? तो 16(4)(a) में की गई। आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि आरक्षण की बात किसमें की गई? तो 16(4) में। आपसे अगर पूछा जाए प्रमोशन यानी कि एससी और एसटी के प्रमोशन की बात किसमें की गई? तो 16(4)(a) में की गई। कितने आधारों पे अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में कितने आधारों पे भेदभाव को मना करता है? तो टोटल 7 आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 5 जो 15 आर्टिकल 15 के तहत हम लोग उठाए थे, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान और जाति, और इसमें 2 और जुड़ेगा, वंश क्रम और निवास। 7 आधारों पे आर्टिकल 16 भेदभाव करने से मना करता है। आर्टिकल 15 कितने आधारों पे? तो 5 आधारों पे भेदभाव मना करता था। आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो वो शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित था, और आर्टिकल 16 जो है ये सरकारी नौकरियों यानी कि लोक नियोजन से संबंधित है, ठीक है। अब हम 16(5) को देखेंगे। 16(5) में कहा गया कि यदि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के पदाधिकारी जो है वो धर्म विशेष से हो सकते हैं, उसमें आरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। यानी कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के पदाधिकारी उस धर्म विशेष से हो सकते हैं। जैसे कोई चर्च है तो चर्च में कोई अन्य कास्ट का ना जाके कि हमको भी समानता का अधिकार प्रदान किया जाए, कोई ईसाई ही चर्च में जाके, ठीक है, वहां का पादरी बन सकता है। या कोई हिंदू संस्था है या कोई मुस्लिम संस्था है तो उनको कुछ विशेष प्रावधान छूट दी गई है आर्टिकल 16(5). अब हम देखेंगे 16(6) और लास्ट ये कब जोड़ा गया? तो 103वें संविधान संशोधन 2019 में 16(6) जोड़ा गया, और इसमें बात की गई 10% ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको 10% सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण की बात की गई। किसमें? तो आर्टिकल 16(6) में बात की गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अनुच्छेद 17। अब थोड़े थोड़े जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो थोड़ा कम टाइम में आपका क्लियर हो जाएगा। मेन यही था आर्टिकल 13, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ठीक है। अब हम आर्टिकल 17 देखेंगे, आर्टिकल 18 देखेंगे, एक एक लाइन का है। फिर आर्टिकल 19 थोड़ा सा लंबी है, बाकी 20, 21 से लेके आगे एकदम आसान लाने में थोड़ा ही बहुत ही कम टाइम में हम लोग सीखेंगे। आर्टिकल 17 की अगर बात करें, अनुच्छेद 17 तो क्या करता है? अस्पृश्यता से का अंत यानी कि छुआछूत की बात करता है, और इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हो जाएंगे। पहला अगर हम बात करें आर्टिकल 17 से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा 1955 में पारित अस्पृश्यता
निवारक अधिनियम, निवारक अधिनियम 1955 में पारित हुआ और यही आगे चलकर क्या हो जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में क्या हो जाता है ये, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो 89 में क्या होता है, तो SC/ST एक्ट आता है आपका। किसके लिए, तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित। उसके बाद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18। इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो इसमें किसका प्रावधान है, तो उपाधियों के अंत की बात की गई है अनुच्छेद 18। उपाधियों के अंत की बात की गई और इसी के तहत माना गया कि पद्मश्री, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये क्या है, ये उपाधि ना होके ये पुरस्कार है, अर्थात इन्हें प्रदान किया जा सकता है। उपाधियों के अंत की बात करते और आर्टिकल 18 के तहत क्या बात की गई, आर्टिकल 18 में कि यदि किसी को कोई उपाधि प्रदान की गई है तो उसे वो अपने नाम के आगे व पीछे नहीं लगा सकता। उपाधियों के अंत की बात की गई। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 और 18 से इतना ही पूछता है।